यहाँ की सियासत, सियासी सोच अब भी वैसी है जो 60 साल पहले थी। एक मेडिकल कॉलेज था हमारे पास, अब तो मेरे ख्याल में हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है, और ये कंट्रीब्यूशन गुलाम नबी आज़ाद का है। यहाँ के हालात आप खुद देखते हैं कितने ख़राब हैं। यहाँ की बेरोज़गारी, बेकारी, जो गैर तालीम याफ्ता हैं उनका भी रोज़गार नहीं चलता। यहाँ वोट पॉलिसी की वजह से, कारकर्दगी की वजह से, लोगों की खदमत की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से नहीं देते हैं। यहाँ जज्बात में आके वोट देते हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा था कि आज़ाद साहब इस तरह काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अगर हम इसको काम करने देंगे हमारे लिए खतरा है। आवाज़ आवाज़ देख रहे हैं आप, मैं दानिश अली हूँ। इस वक्त हम श्रीनगर के बागात इलाके में हैं और हम यहाँ पे एक खास शख्सियत से मिलने आए हैं। जी हाँ, हम जिस शख्सियत से मिलने आए हैं उनका नाम एडवोकेट मंजूर अहमद गनाई है। मंजूर अहमद गनाई साहब गुलाम नबी आज़ाद के एडवाइज़र रहे हैं, सलाहकार रहे हैं जब गुलाम नबी आज़ाद वादी कश्मीर के वज़ीर आला थे। गुलाम नबी आज़ाद का वादी कश्मीर में एक खास कंट्रीब्यूशन है और सलाहकार मंजूर अहमद गनाई साहब रहे हैं। हम आज इनसे उस वक़्त के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जब गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पे वज़ीर आला थे। इसके अलावा मंजूर अहमद गनाई साहब कश्मीर में सियासत की दुनिया में एक ख़ास नाम है। सियासत के हवाले से भी इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं आप? बस चलिए तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। और सुनाइए, आप कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं यहाँ सर, पहुँचने? नहीं सर, दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे हम आपसे मिले, तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। तो एडवोकेट मंजूर अहमद गनाई एक ख़ास नाम सियासत में है और आप कानून के साथ भी जुड़े हुए थे, तो ये शिफ्ट कैसे आया एडवोकेट से सियासत में? नहीं, कोई शिफ्ट नहीं आया। जब मैं 74 में मैंने लॉ की तालीम मुकम्मल की, तब से मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में रहा है। आपको ये जानकर शायद हैरानी नहीं, आप खुश होंगे कि मैंने अब तक 2-3 इलेक्शन लड़े हैं। तीनों बार मैं हार गया, लेकिन आई हैव फॉट इलेक्शंस। लेकिन जो इलेक्शन आपने लड़े वो रिनाउड कश्मीर के हस्तियां थे, जो पॉलिटिकल लीडर थे, उनके खिलाफ आपने लड़ा। एक तो पहला इलेक्शन मैंने लड़ा, मैंने बस 83 में मैंने लड़ा, जब शेख साहब गुजर गए थे तो उनके हक में ज़बरदस्त वेव थी। तो मैंने प्यारेलाल हुंडू के खिलाफ इलेक्शन लड़ा पहलगाम कंस्टिट्यूंसी से। तो जाहिर है कि शेखुल्लाह की ज़बरदस्त वेव थी, तो उनकी हमदर्दी थी उनके गुजरने के बाद। तो प्यारेलाल हुंडू साहब जीत गए। तब से मैंने 1-2 इलेक्शन और भी लड़े हैं, लेकिन हर बार मैंने, मेरे ख्याल में, आई वेंट अगेंस्ट द टाइड। तो अगेंस्ट द टाइड यानी जाने से ऐसा हुआ कि मैंने दोनों इलेक्शन, तीनों इलेक्शन हारे। तो इसलिए ये सियासत में मेरा आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तालिब इल्म के ज़माने से ही मैं सियासी सूझबूझ रखता था। सियासी मेरा बेंटर पॉइंट था सियासत की ओर, और मैं तब से ही सियासत में हूँ। वकालत भी और सियासत भी, दोनों चीज़ें। तो शोबा कानून की वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा पहचाना जाता है, तो क्या कानून की डिग्री आपने की, ये सियासत में काम आई कहते? देखिए, सियासत, कानून की डिग्री कोई करे या ना करे, सियासत में इसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक बात है कि अक्सर जो एक्सपोजर इंसान को मिलता है, अक्सर जो वकला हजरात होते हैं उनका सियासत में भी दिलचस्पी होती है और सियासत में भी उनका अमल दखल होता है। एक्चुअली सर, जहाँ से आपने शोबा कानून की डिग्री की, मुल्क की एक रिनाउड यूनिवर्सिटी है, तो तालिब इल्म का ख्वाब होता है कि वो वहाँ पे पढ़े, वहाँ से निकलना। तो उस सफ़र के बारे में हमें बता दीजिए आप। अलीगढ़ गया LLB करने, तो वहाँ मैंने बड़ी इम्तियाजी पोजीशन से LLB पास किया, और जाते ही मैं वहाँ लॉ सोसाइटी का सेक्रेटरी बन गया। लॉ सोसाइटी अपने डिपार्टमेंट में, लॉ डिपार्टमेंट में होती है, बड़ी प्रेस्टिजियस चीज़। तो मैं उसका सेक्रेटरी बन गया, और उसके बाद वहाँ डिबेट्स होते थे, और ये हाई कोर्ट जज आते थे या पार्लियामेंट मेंबर आते थे, तो मैं उनके साथ इंटरेक्शन करता था और मैं ही उनको कंडक्ट करता था यूनिवर्सिटी में, फैकल्टी में, बाकी चीज़ें।
तो वहाँ भी मेरा जो टेन्योर रहा, जो मैंने पढ़ाई का वक्त वहाँ गुजारा, वो भी बड़ा दिलचस्प और बड़ा इवेंटफुल रहा। तो अलीगढ़ में आपकी काफ़ी ज़्यादा यादें भी जुड़ी होंगी। हाँ, कोई ख़ास याद? ज़ाहिर है ख़ास कोई याद नहीं, मासिवा यही कि तालिब इल्मी का ज़माना था, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होती थी। मैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में डिबेट्स में बड़ा इंटरेस्ट लेता था, और मैंने यूनिवर्सिटी को भी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़, आई हैव रिप्रेजेंटेड इट इन मैनी इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट्स। और दूसरा मेरा था कि वो वहाँ जो वो पार्लियामेंट मेंबर आते थे, जजेस आते थे, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रहता था, इंटरेक्शन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, वो भी अच्छा था, और वो बड़ी दिलचस्प यादें हैं। एक दिन आपको पता नहीं, जस्टिस आयर आए थे उस ज़माने के, बड़े मशहूर जज सुप्रीम कोर्ट के, वो इनवाइट किया था फैकल्टी में। तो वो एक फंक्शन पे हमें दे रहे थे, इनाम दे रहे थे, इनाम बांट रहे थे, जो हमने वहाँ हासिल किए थे तब तक। जब उनने 2, 4, 5 दफ़ा मेरा नाम पुकारा था, उसके बाद उनने, जब मैंने 5 अवार्ड्स रिसीव किए, उसके बाद उन्होंने तकरीर में कहा कि दिस हैज़ बीन मोनोपोलाइज्ड बाय सम। इतना, तो फिर मैंने उनको कहा ऑफ दिस फंक्शन, मैंने कहा सर मोनोपोलाइज की बात नहीं है, ये आप समझिए इत्तेफाक है, या मैं समझिए कुछ और, लेकिन 5वीं दफ़ा मैंने इनाम हासिल किए, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। बहरहाल, तो दूसरी बात है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स थे, वो बड़े पढ़े लिखे थे। वो बहुत ही ज़हीनी नहीं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सतह पे बहुत वो मैच्योर थे। उनके साथ मुझे अक्सर मौका मिलता था उनके साथ इंटरेक्शन वगैरह करने का, डिस्कशंस। तो वो मुझे वहाँ भी कहते थे तालिब इल्म के ज़माने में, भाई यू शुड गो स्ट्रेट विद सुप्रीम कोर्ट, डोंट वेस्ट टाइम, गो टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मेरी, अब क्या कहें, मेरी ये मेरे ख्याल में बदकिस्मती थी, मुझे सियासत से ज़्यादा लगाव था। क्या फिर अभी खुश नहीं है आप? नहीं, मैं कहाँ खुश हूँ। आई हैव नॉट रियलाइज माई पोटेंशियल नीदर एज एन एडवोकेट नॉर एज ए पॉलिटिशियन। एवरेज लोग बहुत ऊपर गए, बिलो एवरेज लोग बहुत ऊपर गए, बोथ इन प्रोफेशन एंड इन पॉलिटिक्स। तो मैं, आई कुड नॉट मेक ए बिग नेम इन पॉलिटिक्स। बट कश्मीर में आप फिर भी खास नाम वगैरह है, लेकिन तो हम कहाँ कितने टाइम से कोशिश कर रहे हैं आपसे मिलने की। I did not attain in my, मेरी ये राय है कि मुझे जो हासिल करना चाहिए था वो हासिल नहीं हुआ। उसमें तकदीर कही, आप कुछ कहिए, वही बात है। तो मंजूर साहब, यहाँ अलग अलग किस्मों की किताबें हैं और काफ़ी ज़्यादा शौकीन लग रहे हैं कि आप किताबें पढ़ते हैं। तो इस वक्त जो नौजवान हैं वो किताबों से दूर हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए क्या कहा जाए, आजकल तो ज़माना मोबाइल का है, इंटरनेट का है, और आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया में किताबों का चलन, किताब पढ़ने का चलन कम हो रहा है। सब लोग मोबाइल पे पढ़ते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किताब पढ़ना, किताब की बरकतदानी करना एक अलग ही रिदम, एक अलग ही उसमें एक खुशी है, एक अलग ही मज़ा है, अलग ही चाम है। अगर नौजवान तो मेरी बात सुनेंगे नहीं, सुनते नहीं किसी की बात। ये ज़माना है, दिस इज टेक्नोलॉजी के, टेक्नोलॉजी ने ये भी कर दिया कि किताबें बैकग्राउंड में हो गई, अब सब इंटरनेट पे पढ़ते हैं, मोबाइल पे पढ़ते हैं। लेकिन किताब पढ़ने का एक अलग ही तरीका है, एक अलग ही सुरूर है, और एक अलग ही उसमें खूबसूरती है। जो लोग चाहें वो आप आज भी किताबें पढ़ सकते हैं और उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। बिकॉज आज के बच्चे, आज के नौजवान, दे आर ससेप्टेबल टू वेरियस इन्फ्लुएंसेस। इंटरनेट है, मोबाइल है, बाकी चीज़ें हैं। तो अब ये क्या कहते हैं, वालिदैन की आवाज़ उसमें नगार खाने में तोते की आवाज़ बनेगी। मैं नहीं समझता कि वालिदैन कैन डिसाइड व्हाट चाइल्ड शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट डू। तो मंजूर साहब की एक तो हॉबी किताबें पढ़ना है, ऐसा मैं यही से बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा। और कोई खास हॉबी? बस पहले तो मैं खेलता बहुत था, अब नहीं, और मैं वॉक करता हूँ, वो भी मेरी हॉबी है। खेलते थे? हाँ। खेल का नाम बता। आई वाज अ टॉप क्लास क्रिकेटर। मैं कॉलेज में भी कैप्टन था, स्कूल में भी कैप्टन था, फिर यूनिवर्सिटी में भी मैंने खेला है।
मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने डिस्ट्रिक्ट को एज किस पोजीशन में आप खेलते थे? आई वाज द कैप्टन, आई वाज अ बैट्समैन, बैट्समैन। तो फेवरेट शॉट कौन सा था आपका? मेरा स्वीप शॉट, स्वीप एंड स्क्वायर कट। तो उस वक्त जब आप खेलते थे आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा था? उस जमाने में तो बहुत थे। मेरा फेवरेट क्रिकेटर उस वक्त हुआ करता था ये गैरी सोबर्स। हालांकि मैं छोटा था, मैं बचपन की बात करता हूँ। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, क्रिकेट समझने लगा, खेलने लगा, तो तब तो बहुत सारे अच्छे प्लेयर थे हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, और वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। शुक्रिया सर। तो सर फैमिली के बैकग्राउंड के हवाले से हमें बता दीजिए। और जनाब, मैं मटन में पैदा हुआ हूँ। मटन का एक, बल्कि साउथ कश्मीर में भी, सारे साउथ कश्मीर में बहुत नामी गरामी ख़ानदान है जिसको गनाई ख़ानदान मटन कहते हैं, गनाइज ऑफ मटन। हमारे ख़ानदान में बहुत अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए हैं। मुझे बचपन का याद है कि ख्वाजा साहिबुद्दीन गनाई, ही वॉज द फर्स्ट DIG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कश्मीर। तब एक ही DIG होता था। हम बच्चे थे तब ही वॉज द DIG ऑफ कश्मीर। उसके बाद मेरे दूसरे अंकल शमसुद्दीन गनाई, he retired as additional chief secretary and later on he became the chairman of पब्लिक सर्विस कमीशन। वो तो बुजुर्गों की बात है। फिर मुझसे छोटे 2-5 साल मुझसे छोटे खुर्शीद अहमद गनाई, he was a topper in IAS। अब वो रिटायर हो गए एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। देन ही वाज एडवाइजर टू गवर्नर। तो इसी तरह से दूसरे लोग भी हैं। मेरा दूसरा भतीजा है, ही इज नाउ डायरेक्टर प्रोटोकॉल। तो इस तरह से माई यंगर ब्रदर, ही इज ए डॉक्टर बशीर गनाई, ही इज एन ऑप्थोमोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। तो ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में बहुत बड़े नाम निकले। बहुत बड़े नाम निकले हैं। इट वॉज अ वेरी वेल नोन फैमिली। तो ये सियासत से शिफ्ट गुलाम नबी आज़ाद के साथ आप रहे, उनके सलाहकार थे जब वो वजीर आला यहाँ पे। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी 74-75 में या 76 में, हमने ऑलमोस्ट, मैंने भी उसी साल कांग्रेस ज्वाइन की थी। ओके। तब मुफ्ती साहब हमारे यहाँ PCC प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो आज़ाद साहब को मैं तालिब इल्मी के ज़माने से जानता था। ये यहाँ SP कॉलेज में पढ़ते थे, मैं अनंतनाग कॉलेज में पढ़ता था। तब से उनके साथ मेरी जान पहचान है, उठना बैठना है, तब से मैं उनको जानता हूँ। बहरहाल जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे सलाहकार बनिए, कम एंड वर्क विद मी। तो मैंने उनको पहले कहा था कि नहीं, मुझे अब सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं हाई कोर्ट जज बनना चाहता हूँ। तो वो सिलसिला भी चला था, लेकिन उसमें 1-2 यहाँ चीफ जस्टिस थे लोकल, उनको शायद मेरी शक्ल पसंद नहीं थी या कुछ और कॉम्प्लेक्सेस थे उनको, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड नहीं किया। दो आई डिजर्व टू बी रिकमेंडेड, उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने झूठ बोला हर एक को कि हम कर रहे हैं, लेकिन किया नहीं। ज़ाती वजूहात की बिना पे, उनके अपने पर्सनल बाइसेस थे, उस बिना पे मैं रिकमेंड नहीं हुआ। जब मैं रिकमेंड नहीं हुआ तो फिर मैं आज़ाद साहब का एडवाइज़र बन गया। तो वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ज़बरदस्त काम किए जम्मू कश्मीर में, डेवलपमेंट के लिहाज से सख्त काम किए उन्होंने। वो बहुत मेहनती थे, दिन रात उनको परेशान रहती थी कि वो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट कहाँ पहुँचा, कितना किस तरह काम चल रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसे खुशकिस्मती समझिए कि मुझे भी मौका है उनके साथ काम करने का। तो आज़ाद साहब के बहुत क्लोज थे आप, क्या वो समरी बता सकते हैं आप जब वजीर आला आज़ाद साहब थे और आप उनके साथ थे? खास और अमरनाथ की अगर हम बात करेंगे तो हालात बहुत, सलाहकार की एक खास जिम्मेदारी होती है। देखिए, सलाहकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज़ाद साहब ने जब वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड को ज़मीन देने का फैसला किया, मैंने उसकी मुखालफत की थी।
लेकिन मेरी बात चली नहीं। उन्होंने वो इन्हें नेक नीति से वो ज़मीन जो उनको दी थी उस पर बड़ा बवाल मच गया। सारे जिनको जो अपने आप को सेपरेटिस्ट कहते हैं या मेन स्ट्रीम कहते हैं सब उसके खिलाफ हो गए, ये सोचे बगैर कि इसमें ये इतना बड़ा मसला नहीं है। वहाँ आज भी, इससे पहले भी वो ज़मीन हमेशा यात्री लोग इस्तेमाल करते थे, श्राइन बोर्ड इस्तेमाल करता था, तब भी वो करते थे, उसके बाद भी किया, उससे पहले भी किया, लेकिन बना दिया उन्होंने तूफान, बना दिया उन्होंने बड़ा सियासी मुद्दा। नतीजा ये हुआ कि आज़ाद साहब की हुकूमत चली गई। क्योंकि मुझे लगता है उस वक्त जो पीडीपी आज़ाद साहब की सपोर्ट कर रही थी, अलायंस उनकी थी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा था कि आज़ाद साहब जिस तरह काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अगर हम इसको काम करने देंगे तो ये हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए खतरा है। आपने सही कहा। दे थॉट हिम, दे परसीव्ड हिम एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, कि अगर आज़ाद साहब को काम करने दिया इसी तरह हमारी इम्पोर्टेंस, हमारी सियासी जो स्पेस है वो कम हो जाएगी। और आज़ाद साहब बुनियादी तौर पर बड़े शरीफ आदमी हैं। उनको जो अपने मुशीर या जिनसे वो मशवरा करता था, जिनमें मैं भी एक था, ये ज़रूरी नहीं कि वो मेरा हर मशवरा मानते, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। वो उनको जो खुद लगता था सही वो करते थे, और उसमें शराफत की वजह से वो मारे गए। उनको पता नहीं था कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके कितने खिलाफ है। वो समझते थे शायद ये भी एक सियासी पार्टी है, ये मुझे इतना इस तरह नहीं निकालेंगे, इस तरह इन्हें अदम एतमाद नहीं करेंगे। लेकिन वही हुआ जो इनको करना था। और जब तक वो 4-5 प्रोजेक्ट का जो अंडर प्रोग्रेस होते थे, अंडर एग्जीक्यूशन होते थे, जब तक वो उनका खुद भी नहीं देखता, सारा फीडबैक हासिल नहीं करता, तब तक उनको चैन नहीं आता था। He was a hard working chief minister. I have never seen a chief minister एक हिसाब से वो इतना काम करते थे जितना करना भी नहीं चाहिए। तो आखिर पर मेरा आपसे ये सवाल है कि सियासत में खास नाम बनाया आपने, आज़ाद साहब के एडवाइज़र रहे, और शोबा कानून की अगर हम बात करें वहाँ पे भी खास आपने नाम बनाया, लेकिन इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि मंजूर साहब खुश नहीं है। खुश किस पे हो? खुश किस पे होंगे? खुश होने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ के हालात आप खुद देखते हैं कितने ख़राब हैं। यहाँ की बेरोज़गारी, बेकारी, न सिर्फ ये कि तालीम याफ्ता लोग बेरोज़गार हैं, बल्कि जो गैर तालीम याफ्ता हैं उनका भी रोज़गार नहीं चलता, कोई काम नहीं हो रहा है, सब लोग परेशान हैं, गुर्बत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, पूछताछ नहीं है। अच्छा, पकड़ दकड़ अब भी जारी है, जिसको चाहे बंद करो, जिसको चाहे गिरफ्तार करो, वो अब भी जारी है। तो खुश होने का कोई, मुझे लगता है कोई एक सियासी या एक हसास इंसान के लिए खुश होने का कोई मौका नहीं है। वो चीज़ें नहीं हैं जिनसे इंसान खुश हो जाए। मंजूर साहब, शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया।